नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. माझा कट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. आजचा कट्टा विपुल शब्दसंपदा आणि भाषा संपन्नतेनं नटलेला आणि सजलेला असणार आहे, कारण सुपरिचित लेखक, गीतकार आणि पटकथाकार जावेद अख्तरजी आजचे आपले पाहुणे आहेत. आता शब्दांवरती राज्य करणाऱ्या जावेदजींची ओळख करून देण्यासाठी कोणते शब्द निवडायचे हाच खरं तर सगळ्यात मोठा पेच आहे. जावेदजींचा जन्म ग्वाल्हेरचा. त्यांचे वडील प्रख्यात उर्दू शायर आणि गीतकार असल्यामुळे शब्दसंपदेचा प्रभावी वारसा त्यांना घरातनच मिळाला. असा कोणताच प्रकार नाहीये जिथे जावेदजींच्या शब्दांची छाप पडली नाही. कविता, गाणी, शेर, शायरी, पटकथा त्यांनी जे जे लिहिलं ते सगळं सुपरहिट झालं. पटकथाकार म्हणून त्यांनी लिहिलेले डायलॉग्स अजरामर होतात आणि गीतकार म्हणून त्यांनी लिहिलेली गाणी आपल्या भावनांनाच हात घालतात. ते जितकं स्पष्ट आणि स्वच्छ लिहितात तितकी स्पष्ट और अतिस्पष्ट मतंही सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींवर मांडतात. आता सध्या आपल्या आसपास असलेल्या घडामोडींबद्दल त्यांना काय वाटतंय, सध्या ते नवीन काय लिहितायत याविषयी गप्पा मारतानाच त्यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीबद्दल सुद्धा आपण त्यांना माझा कट्ट्याच्या माध्यमातून बोलतं करूया. जावेदजी नमस्कार, आपलं खूप स्वागत आहे माझा कट्ट्यावर. नमस्कार जावेद सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको वो रिचर्ड डॉकिंस का अवार्ड मिला था तब से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आपसे इस कट्टा के द्वारा आपसे बातचीत करें, लेकिन आज सभी यहाँ जो बैठे हैं सारे लोग टेंशन में है क्योंकि हिंदी में बोलना है, वो भी आपसे. अरे ऐसा कुछ नहीं तो लेकिन तब से मतलब ये जून में अवार्ड आपको अनाउंस हुआ था और आप पहले भारतीय थे जिनको इस सम्मान से नवाजा गया था. उसके बारे में एक्चुअली हम लोग बात करना चाहते थे, लेकिन बीच में इतना कुछ हो रहा है और पिछले कुछ दिनों में मतलब बॉलीवुड को देख के या उसके बारे में सुन के ऐसा लगता है कि ये क्या जगह है मुंबई में कि सारी गंदगी जो है ऐसा लगता है कि उसी में भरी हुई है. इस तरह की चीज़ें, इस तरह की खबरें बाहर आती है. हम लोग जो उससे बाहर है उन्हें इस सारे इनको देख के इतनी तकलीफ होती है. आपको ये जो सब चल रहा है, क्या भावना है आपकी, कैसा लगता है आपको? नहीं, जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, गलत है. और ये क्यों कर रहे हैं लोग, ये सोचने वाली बात है. इसलिए कि कोई एक अकेले इंसान का काम नहीं है, ये बहुत लोग एक साथ मिलके कर रहे हैं. चैनल्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ न्यूज़पेपर हैं. तो ये क्या एजेंडा है, ये समझने वाली बात है. और उस पर तो आप गैस ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो एजेंडा होगा. इतनी मेहनत की जा रही है. आज आप देखिए कि एक हमारे बड़ा होनहार एक्टर था सुशांत, वो उसकी सुसाइड का इंसिडेंट हो गया. अब उसके बाद पहले तो ये बात शुरू हुई कि ये सुसाइड उसने इसलिए की है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर और बड़े बड़े जो एक्टर थे वो इसको इग्नोर कर रहे थे और इसको इंसल्ट कर रहे थे. चलिए साहब, कुछ दिनों तक हालांकि वो तो उसका तो करियर ग्राफ ऊपर ही जा रहा था, वो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होता जा रहा था. तो उसे क्या फर्क पड़ता था कि कौन उसे इग्नोर कर रहा है, उसे कोई जरूरत नहीं. उसके चाहने वाले बहुत दुनिया में. लेकिन ये कहा गया, कुछ दिनों बाद ये बात पुरानी हो गई, उसको भूल गए कि जिन लोगों पे इल्जाम था कि तुमने इग्नोर किया, तुमने इंसल्ट किया, उन सबको भूल गए. फिर ये बात हुई कि ये इसके 15 करोड़ रुपए जो है, इसकी एक कोई गर्लफ्रेंड है जो खा गई. फिर उस पर प्रोब होता रहा. मालूम हुआ 15 करोड़ रुपए तो कोई थे ही नहीं, न किसी ने दिए, न किसी ने लिए, न किसी बैंक में गए, न किसी बैंक से कहीं ट्रांसफर हुए, वो भी नॉन एग्जिस्टेंट. फिर वो टॉपिक भी खत्म हो गया. फिर ये हुआ कि ड्रग्स जो है, ये सारी फिल्म इंडस्ट्री और खासतौर से ये जो मतलब जो नहीं रहा इस दुनिया में, सुशांत, उसके लिए ये लड़की ड्रग आती थी और पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ड्रग एडिक्ट है. तो हो क्या रहा है कि टॉपिक चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो कम नहीं हो रहा. एक टॉपिक जो जहां से शुरू हुआ था उसे भूल गए, उसके बाद दूसरा टॉपिक वो भी भूल गए, फिर तीसरा टॉपिक वो भी भूल गए, इसलिए कि उसमें कुछ साबित ही नहीं हुआ. अब आज ये कहते हैं कि साहब ये तो सेक्सपूल है, यहाँ तो ड्रग एडिक्ट भरे हुए हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में 1965 से हूँ. आज जो जनरेशन है, जितनी हेल्थ कॉन्शियस ये है, इतना कभी कोई नहीं था. पुरानी फिल्में आप देखेंगे तो आप देखेंगे हीरोइनें थोड़ी ओवरवेट है, हीरो के थोड़ा पेट निकला हुआ है.
आज के लड़के लड़कियां जितने हैं सबको देखो तो फिजिकली कितने फिट हैं। वो 2-2, 3-3 घंटा हर लड़का हर लड़की जिम्नेजियम में होते हैं, तभी उनकी आप बॉडीज देखिए कैसी है, एकदम स्लिम फिट, 1 आउंस इनके फैट नहीं इनकी बॉडी पे। ये ड्रग एडिक्ट लगते हैं आप लोग। ड्रग एडिक्ट जो होते हैं, जो लोग ड्रग लेते हैं, उनके चेहरे पे एक आ जाती है फिटकार, उनकी बॉडी जो होती है उसमें थकन होती है, और आपको दूर से दिखता है ये आदमी जो है ड्रग व्रग लेता होगा। ये जो हमारे आज के लड़के लड़कियां हैं तो फिजिकली इतने फिट है कि इनको बोलना कि ये ड्रग एडिक्ट है, ये पागलपन है। अब तो चर्चा ये हो रही है कि मुंबई में बहुत मतलब जिस तरह से व्यवहार होता है उससे अच्छा है कि हम अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री अपने यहाँ शुरू करें, उसके लिए जमीन भी नहीं, दी वो तो गई। बहुत अच्छी बात है, जरूर बनाना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री जो है बने अगर यूपी में तो बहुत खुशी की बात होगी, मैं तो बहुत खुश हूँगा। इसलिए कि देखिए क्या है, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री गुजरात में है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री बंगाल में है। ट्रेडिशनली इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री रही है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में, मुंबई में, लाहौर में, कलकत्ता में, 3 जगह हिंदी फिल्में बनती थी। तो चलो लाहौर तो चला गया पार्टीशन के बाद, उसके बाद कलकत्ता में बनना भी धीरे धीरे हिंदी फिल्में कम हो गई। कलकत्ता में बहुत बड़े फिल्म मेकर हुआ करते थे हिंदी के, और अब मुंबई बचा। तो मुंबई में हम तो बना रहे हैं और हम यही बनाएंगे हमेशा, हम तो अब यही के हैं। लेकिन कल को यूपी में अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री बनती है जिसमें हिंदी फिल्में बनती हैं तो मोस्ट वेलकम, बहुत खुशी की बात है, आप जरूर कीजिए, ये तो अच्छी बात। और मगर ये कि आप ये कहें कि यहाँ जो लोग हैं वो नाखुश हैं, तो पता नहीं कौन लोग, हम तो खुश हैं। और मेरे तो जितने दोस्त हैं जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं वो सभी यहाँ खुश हैं, उनको तो कोई कष्ट नहीं है मुंबई से, बल्कि उनको आप पकड़ के ले जाइए तो जाने को तैयार नहीं होंगे कहीं और। तो मुंबई तो एक ऐसी आदत है कि हम लोग दुनिया में कहीं भी जाते हैं, चाहे वो अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, यूरोप में कहीं जाए, एक हफ्ते भर के बाद मुंबई याद आना शुरू हो जाता। तो यहाँ हम रहते हैं तो रोते भी रहते हैं, अरे भाई ट्रैफिक कैसी हो गई है, क्या हो रहा है यार, ये बारिश में पानी देखो भर गया, ये वो सब है। लेकिन गए बाहर तो फिर याद मुंबई की आती है। हम लोग यहाँ के अलावा कहीं नहीं रह सकते। जावेद साहब, जब ये बात सब शुरू हो गई थी तब एक मुद्दा आया था, और जिसके बारे में आपका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, आपने उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया था, नेपोटिज्म का। ये बात क्या सही नहीं है कि बॉलीवुड में लोग अपने अपने बच्चों को, इनको उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, उनके लिए फिल्में बनाते हैं, और ये नेपोटिज्म जो है ये सारे जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ है, इस तरह से कुछ लोग बोलते हैं। आपका उसके बारे में एकदम उल्टा कुछ कहना था। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर नेपोटिज्म हो सकता तो जरूर होता, इसलिए कि जहां जहां नेपोटिज्म दुनिया में हो सकता है वहां है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, वहां नेपोटिज्म होता है। और अच्छी बात नहीं है नेपोटिज्म, लेकिन होता है। और अगर फिल्म इंडस्ट्री में ये पॉसिबल होता कि नेपोटिज्म हो सके तो जरूर होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म हो नहीं सकता। ये नहीं कि बहुत अच्छे लोग हैं वो करेंगे नहीं, वो जरूर करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है भाई? एक प्रोड्यूसर है, उसका बेटा है, वो कहता है कि डैडी मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर है तो भाई अपने बेटे के लिए इतना तो करेगा, क्या कहे कि मैं नहीं, मैं तो वाली पिक्चर नहीं बनाऊंगा, पिक्चर बना देता। लेकिन चलेगा तो लड़का पब्लिक की मर्जी से, वो प्रोड्यूसर की मर्जी से नहीं चल सकता। उसको एक्टर बनाएगी पब्लिक। अगर बॉक्स ऑफिस पे जाके उसका टिकट खरीदेगी, उसकी पिक्चर देखेगी, उसे पसंद करेगी पब्लिक, तो वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। चाहे वो किसी का भी बेटा हो, किसी की भी बेटी हो। आप अपने बेटे को डायरेक्टर बना सकते हैं अगर आप प्रोड्यूसर हैं, और इतना आपका माँ बाप होने के नाते आपका कर्तव्य भी है कि भाई जो आप धंधा कर रहे हैं, बेटा कह रहा है मैं ये करना चाहता हूँ, उसमें आप करवा सकते हैं, करेंगे कोई भी जगह। लेकिन अगर वो ठीक नहीं है तो फिर नहीं चलेगा, इसलिए वो पिक्चर फेल हो जाएगी, अगली बार उसकी कोई पिक्चर ही नहीं लेगा। तो नहीं भाई, हमें आप अपना बेटा मत बनाइए डायरेक्टर, किसी और को ले लीजिए, हम ले लेंगे। तो यहाँ पर चक्कर ये है
कि दूसरी जगह पे तो आप नालायक को बिठा सकते हैं, और आपको कई मिसालें भी मिलती हैं जहां पर वो डिजर्व नहीं करता मगर बैठा हुआ है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आप कर नहीं सकते। यहाँ पर जो इलेक्शन है एक तरह का, इसे इलेक्शन ही कहो ना, जो टिकट खरीदता आदमी जाके तो वोट दे रहा है, उसको आप रिग नहीं कर सकते। यहाँ तो वही चलेगा जिसे जनता अप्रूवल दे रही है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर जनता ने उसे पसंद किया है और कहा कि हाँ ये अच्छा है तो चलेगा। जनता अगर उसे पसंद नहीं करती तो नहीं चल सकता। और कोई भी माँ बाप जो है, कोई भी बड़े से बड़ा टाइकून उस बेटे को या उस बेटी को कॉन्स्टेंटली नहीं रख सकता है जो जनता अप्रूव नहीं कर रही। तो यहाँ नेपोटिज्म हो नहीं सकती। ये नहीं कि सब हम बड़े भले लोग हैं, हम नेपोटिज्म नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। जावेद साहब, अभी आपने कहा कि ये जो चल रहा है अभी बॉलीवुड से रिलेटेड, तो उसमें कुछ तो कॉन्स्पिरेसी है। अब बीच में हमने ये देखा कि जो व्यवस्था है उसके अगेंस्ट में बोलने वाले बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लोग थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे बॉलीवुड में थे जिनको जो लगता है वो खुले तरीके से बोलते थे। अब आज की जो स्थिति है, जो आप ही ने जो लिखा था, जो बहुत मशहूर है शोले का डायलॉग कि इतना सन्नाटा क्यों है, अभी जब इतना कुछ हो रहा है तो इतना सन्नाटा क्यों है फिर? बहुत अच्छा सवाल है कि इतना सन्नाटा क्यों है, लोग क्या घबरा क्यों रहे बोलने में, क्या वजह है? या तो उनके पास कुछ कहने को नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप पे सच्चा इल्जाम भी लगे तब भी आप इनकार करते हैं, आप कहते नहीं साहब ऐसा नहीं, कुछ तो बोलते हैं आप। ये खामोश रहना क्या चीज है? और दूसरे सन्नाटा जब नहीं है तो मैं देखता हूँ आपके मीडिया पे कि हर जगह ऐसा लगता है कि वो कौन लड़की है जो रिया नाम है शायद, वो मैं तो उसे कभी मिला नहीं हूँ, कभी देखा नहीं, मैं सड़क पे देखूँ तो पहचानूंगा भी नहीं, लेकिन आजकल नाम उसका इतना टीवी पे सुनता हूँ, लोगों से सुनता हूँ। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस समाज में, और वो क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, क्या करती है, क्या नहीं करती, इस पे देश का बहुत दारोमदार है कि अब ये देश ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, ये उस लड़की को जज करने से पता चलेगा। और वो जो दीपिका है, वो क्या कभी उसने चरस या गांजा पिया था या भंग खाई थी, ये बात अगर तय हो जाए एक बार तो इससे हमारे बहुत से प्रॉब्लम देश के सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े चैनल हैं ये इंटरटेनमेंट चैनल हो गए। जैसे एक जमाने में गॉसिप मैगजीन हुआ करते थे जिनमें होता था एक स्कैंडलिस हीरोइन का, एक स्कैंडलिस हीरो का, ये वो काम कर रहे हैं। जिस वक्त किस देश में जहाँ पर इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, जहाँ पर माइग्रेंट जो है न जाने कितने वर्कर लाखों करोड़ों एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, बेरोजगारी पिछले 40-45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जो आज है। हमारे तरह तरह के प्रॉब्लम है। देखिए कोरोना का पूरे देश में क्या हो रहा है, अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो बजाय इसके कि हम इन चीजों पे अपनी जनता को बताते और उनका साहस ऊपर रखते, बताने का मतलब नहीं कि आप हम डराएं कि साहब अब तो हमारा देश बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं है। हम जो प्रॉब्लम है उसे हमको सबको, सरकार को और जनता को मिलकर सॉल्व करना है। हर आदमी का कर्तव्य है कि उसमें एक पॉजिटिव रोल करे कि कैसे सॉल्व होगा। अगर हमारी जीडीपी सिमट रही है, नीचे आ रही है, अगर हमारा रूपी जो है डिवैल्यू हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हर भारतीय की, हर हिंदुस्तानी की, कि वो कुछ ऐसा काम करे कि चीजें बेहतर हो। मगर इसके लिए जो मीडिया है उसका कर्तव्य बनता है कि वो एजुकेट करे, वो बताए कि अभी इन हालात में हमें कैसे लड़ना है, हमें अपने हालात कैसे ठीक करने हैं, हमें इस इकोनॉमी को वापस कैसे दुरुस्त करना है, हम जो प्रॉब्लम हमारे बेरोजगारी है इसको कैसे दूर किया जाए, इसमें हम लोग क्या, आम आदमी जो आम नागरिक है, क्या रोल कर सकता है। ये पॉजिटिव बातों के बजाय आप ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट खोला हुआ है आपने, तो कोई बात नहीं है कि वो कौन क्या चरस पीती है लड़की, वो लड़का गांजा पीता, उससे मुझे क्या प्रॉब्लम है, बोला दो।
ये कोई मेजर इशू नहीं है, ये देश का इशू नहीं है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड नेशनल चैनल ये अपना सारा समय इसमें लगा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो क्या बात है, वो हमें एजुकेट क्यों नहीं करना चाहते? एजुकेट करने का कुछ लोग को मतलब होगा कि देश में एक भय फैला। मैं वो नहीं मानता। मैं ये चाहता हूं कि ये चैनल यूज हो एक आम शहरी को ये बताने में कि हम अपनी देश की वापस जो प्रगति रुक रही है उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। वापस एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए। हमें अपनी हिम्मत, हमारे साहस जो है वो हमारे चैनल हमें दे, बजाय इसके कि ये आप भंगचरस गाजे की बातें कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? और आप समझ रहे हैं कि बहुत कमाल की, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये तो तय हो जाना चाहिए था, और बाकी सब बेरोजगारी वगैरह तो देख लेंगे, इकोनॉमी तो हो जाएगी। पहले ये बात होनी चाहिए कि साहब ये लड़की जो है इसने चरस पिया था कि गाजा। अरे क्या होगा? एक तो ये क्राइम नहीं है कोई ऐसा। फैक्ट ये है कि मैंने ये भी सुना है, मैंने खुद नहीं देखा, मैं आजकल न्यूज ही देखना बंद कर दी, कि सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि भाई जिस इल्जाम पे आप इसे पकड़ रहे हैं या उसे पकड़ रहे हैं ये क्राइम ही नहीं। तो ये तमाशा हो क्या रहा है? ये क्यों है? क्या वजह क्या है? हम लोग को इस हिंदुस्तान के हर नागरिक को बहुत जिम्मेदार होना चाहिए, और इसको जो देश की समस्याएं हैं उसमें सब मिलके, चाहे वो सरकार हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे आम नागरिक हो, हम सबको मिलके इसे सॉल्व करना। सिर्फ आप इस पे इल्जाम लगाए, वो उस पे इल्जाम लगाए, उससे काम नहीं चलेगा। इसे एकता चाहिए होती है, और सोच के, बात करके, एजुकेट करके जो लोग नहीं जाते हैं इस प्रॉब्लम को, हमारे जो बड़े बड़े प्रॉब्लम उन्हें सॉल्व करिए, उनसे लड़िए, उन्हें खत्म कीजिए, और वापस हम एक अच्छी पोजीशन में आए। यह हमारा पहला फर्ज ये है मीडिया का, या ये कि ये तमाशा दिखाते रहे कि उधर हम लोग इतने प्रॉब्लम हमारे देश में, दूसरी तरफ वो देखिए सामने वो चाइना क्या कर रहा है, उधर पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये सब भूल के आप जो है वो कुछ लड़के लड़कियों को इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई डी बुला रहा है, कोई CD बुला रहा है। क्या है? जावेद जी, हम लोग भी आप अभी जो बोल रहे हैं वैसे ही सब देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स है बॉलीवुड में, उनमें से आप हैं, तो आप अभी क्या बताना चाहेंगे बॉलीवुड को? क्या बताना चाहेंगे कि ये जो परिस्थिति आई है, लोग जो है उनके मन में बहुत सवाल है बॉलीवुड के बारे में, फिल्म पर्सनालिटीज़ के बारे में, जिनको देखने हम थिएटर्स में जाते थे, यूथ जिनको फॉलो करता है, और आज उनके ऊपर मतलब अलग अलग तरीके से ड्रग्स का आरोप है और कुछ आरोप है। तो आप क्या बताएंगे ये जो यंगस्टर्स है उनको? ये सब तमाशा है। मैंने आपसे कहा ना कि जो सारे लड़के लड़कियां हैं, इनको आप देखिए, इनकी फिजिक को देखिए, इनकी हेल्थ को देखिए, ये आपको ड्रग एडिक्ट लगते हैं? ये जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं वो ऐसी फिजिक के होते हैं, इतने फिट होते हैं फिजिकली, इतने स्मार्ट होते हैं जो कि ये हैं। इनके बारे में कहना कि तुम लोग ड्रग एडिक्ट हो, एक पागलपन की बात है ना। अरे भाई, समाज में ड्रग है, और जो अच्छा ड्रग की भी डेफिनेशन क्या है? ड्रग होता है कोकेन, ड्रग होता है LSD, और इस तरह की चीजें। ये जो चरस, गांजा, भांग, ये तो हमारे यहाँ इन्हें ड्रग नहीं माना जाता है, और ये कोई पीता है तो कोई क्राइम भी नहीं है ऐसा। हाँ, इसका धंधा करना क्राइम हो सकता है। बहुत सी जगह हमारे देश में तो भांग की दुकानें भी होती है, वहाँ भांग बेची जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारे त्योहार हैं जिनमें हम लोग सब भांग पीते हैं। तो ये तो भांग, चरस, गांजा जो है हमारे यहाँ साधु लोग भी पीते हैं, तो ये हमारे कल्चर का, हमारे इसका हिस्सा है। लेकिन कोकेन, LSD, ऐसे और भी कुछ है जिनके मुझे नाम नहीं मालूम, ये ड्रग्स है जो बनाई जाती है, वो खतरनाक चीजें होती है, और वो जिसको लत पड़ गई तो खत्म हो जाता। वो तो ऐसे क्यों है? हम लोग इतने क्यों इस पे केयरफुल है, और इसको क्यों बैन किया हुआ है कि जिसको कोकीन की आदत हो गई या जिसको LSD की आदत हो गई, वो तो साल 2 साल में आप उसकी सूरत देखिए तो ऐसा लगता है कि बरसों का बीमार है। ये लोग पीते होंगे चरस, कभी सिगरेट में, इसमें उसमें, ये नौजवान लड़के लड़कियां करते ही रहते हैं। ये भी यंग लोग हैं, इनमें से भी किसी ने किया होगा,
कई बार किया होगा, बहुत बार किया होगा, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है कि नेशन जो है पूरी उसी के ऊपर बात करे। तो क्या इशू है? कुछ भी नहीं। अभी एनसीबी ने जिस तरह से कार्रवाई शुरू की, मुझे लगा एनसीबी भी अब बहुत संस्कारी हो गया है, क्योंकि उन्होंने जिनको पकड़ा है या जिनको समन्स भेजे हैं सारी लड़कियां हैं। मतलब ऐसा कुछ है क्या बॉलीवुड में कि लड़कियां जो है ये ड्रग एडिक्ट है, सारी बदमाशियां जो है वो लड़कियां करती है, और लड़के जो है वो मतलब सब इससे बहुत दूर है? भाई ये तो सवाल आपका सही है, लेकिन गलत आदमी से कर रहे हैं। वो तो उनसे भेजिए जिन्होंने वारंट भेजे हैं या समन किया है, वो आपको बेहतर बता सकेंगे कि क्यों किसको बुलाया और क्यों किसको नहीं बुलाया है। और सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये जो लड़की है ये क्या करती थी क्या नहीं करती थी ये पता लगाना है। अगर हमारे देश में ड्रग का प्रॉब्लम है तो आपको मालूम है इंडिया में ड्रग कहाँ से आती है? हम सब जानते हैं कि बॉर्डर से क्रॉस करके लाई जाती है, बॉर्डर से उधर से भेजी जाती है। तो इनको यहाँ बजाय मुंबई में टाइम वेस्ट करे, इनको बॉर्डर पे होना चाहिए और रोके कि जहाँ से आ रही है। यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? ये तो तमाशे की बात है। जावेद साहब, इसमें कोई तथ्य नहीं। जावेद साहब, एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि ये सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है? अनुराग कश्यप जो है वो व्यवस्था के बारे में बहुत सारा कुछ बोलते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, वो खिलाफ में बोलते हैं। दीपिका जी जो है वो जेएनयू के लड़कों के साथ खड़ी हुई थी, चूंकि वहाँ पे वो कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर भी सरकार को डर लगा। आपको लगता है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है या फिर उस व्यवस्था के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश करता है तो उसको दबाया जा रहा है? ये डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है। ये बात तो है, ये बात तो है। अब वो खुद सरकार करवा रही है या सरकार के वफादार कर रहे हैं वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि वो फिर सिर्फ ओपिनियन की बात होगी, वो फैक्ट तो नहीं होगा, जो मैं तो नहीं जानता है फैक्ट। लेकिन ऐसा हो रहा है। और आज क्या हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गई बात कि सरकार और देश को एक कर दिया गया। सरकारें तो आती जाती रहती है, देश वही है। हम सरकार के बारे में अगर कुछ बात करें तो इसका मतलब नहीं कि हम देश के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए 2004 से पहले 2014 से पहले 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, मतलब कांग्रेस लीड कर रही थी उस सरकार को। हम उस सरकार के बारे में जब खिलाफ में बोलते थे तो क्या हम देश के खिलाफ बोल रहे? आज जो लोग पावर में है, सत्ता में है, वो तो उस सरकार के खिलाफ ही बोलते थे ना। उस सरकार के खिलाफ बोल के ही इलेक्शन जीते। तो क्या वो देश के खिलाफ बोल रहे थे? देश के खिलाफ नहीं बोल रहे। वो ये सरकार जो थी एनडीए की उसके खिलाफ बोल रहे थे। जावेद साहब, यूपीए की तो सरकार एक अलग चीज है, वो आती जाती रहेगी, और देश एक अलग चीज है, वो हमेशा। अगर कोई भी आदमी सरकार को क्रिटिसाइज करे तो इसके मतलब ये नहीं है कि वो एंटी नेशनल, वो एंटी गवर्नमेंट हो सकता है लेकिन एंटी नेशनल नहीं हो सकता। इसलिए कि कल तक यही सारे लोग जो है, ये जो पिछली सरकार थी उसे क्रिटिसाइज ही तो कर रहे थे, तो हम क्या बोले, एंटी नेशनल थे। ऐसा नहीं होता है। ये गलत ख्याल है कि आप आज अगर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो आज की सरकार है या आज के प्रधानमंत्री, उनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उन्हें कहें ये गलत काम कर रहे हैं, तो सही आप कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं वो दूसरी बात। मगर आपको एक डेमोक्रेसी में इजाजत है कहने की कि गलत है। तो अगर आप कहते हैं तो इसके मतलब नहीं कि आप देशद्रोही हो गए। आप देशद्रोही नहीं है, आप इस सरकार के खिलाफ है, तो उसमें क्या हो गया? वो तो अगर सरकार के खिलाफ होने की इजाजत नहीं तो फिर जनतंत्र कैसे चलेगा, डेमोक्रेसी कैसे होगी? डेमोक्रेसी की तो मतलब ही है ना कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ होगी। जावेद जी, आज रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती भी है। उन्होंने लिखा था कि समर शेष है नहीं पाप का, केवल भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। क्या इस समय में, जबकि सब बॉलीवुड जो है वो एक कटघरे में खड़ा है, उस वक्त कोई नहीं बोल रहा है बॉलीवुड से,
सब लोग जो है जिनके बारे में चर्चा हो रही है, जिस तरीके की चर्चा हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि सारे सीनियर्स को, आप तो काफ़ी बोलते हैं, लेकिन फिर भी सारे सीनियर्स को आगे आके, जया बच्चन जी ने भी बोला, आगे आके बोलना चाहिए कि ये तमाशा बंद कीजिए, एक इंडस्ट्री को इस तरीके से बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, जिस इंडस्ट्री का पूरे वर्ल्ड में नाम है। और वर्ल्ड में नाम है और बहुत अच्छा नाम है, और ये दिन ब दिन आज हमारी जो एवरेज फिल्म है वो कम से कम 130-135 फिल्मों में रिलीज, कंट्रीज में रिलीज होती है। आज आप जाइए मिडिल ईस्ट जाइए, आप लैटिन अमेरिका जाइए, आप फार ईस्ट जाइए, आपको मालूम होगा कि आपकी फिल्मों की क्या पॉपुलैरिटी है, कहाँ कहाँ लोग फिल्में देख रहे हैं। अब तो यूरोप में एंटर हो रही है, पहले यूरोप में नहीं थी। आज जर्मनी में ऐसे थिएटर है जिसमें सिर्फ हिंदी फिल्म चलती है। तो ये तो दिन ब दिन ये फैलती जा रही है और बड़ी हो रही है। इसको प्रोत्साहन हमें देना चाहिए। ये जो है हिंदी सिनेमा देश का, इंडिया की बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। हमारी म्यूजिक हो, हमारे गाने हो, हमारे स्टार्स हो, वो इतने पॉपुलर है पूरी दुनिया में कि देखने वाली बात है। और हमें इस पे बड़ा गर्व होना चाहिए। हमें अपनी फिल्म इंडस्ट्री को और प्रोटेक्ट करना चाहिए और अच्छा उसे बढ़ाना चाहिए। अभी यूपी में ऐसा प्लान कर रहे हैं फिल्म सिटी बनाने की, तो मेरी बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं उसके साथ ही। तो बहुत अच्छा होगा। होता क्या है कि बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, जो हिंदी बेल्ट है हमारी, जहाँ हिंदी उर्दू लोग पढ़ते बोलते हैं, वो बेचारे यहाँ तक आने में डरते हैं, मुंबई आने में, कहाँ रहेंगे, क्या ठहरेंगे, क्या करेंगे। तो अगर वहीं उनकी फिल्म इंडस्ट्री होगी तो उनके लिए आसान होगा जाके नौकरी मांगना या अपना टैलेंट दिखाना। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि वहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे काम कीजिए कि आप, जिसमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री को और प्रोत्साहन मिले, बजाय इसके कि इतना चलती हुई अच्छी इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया का गुडविल ला रही है हमारे पास, इतना फॉरेन एक्सचेंज ला रही है, वो उसको आप कहें कि तो सब ड्रग एडिक्ट है। लेकिन जावेद जी, ये जो है, ये पूरे मसले में पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो स्प्लिट होती हुई दिख रही है। एक बड़ा जो तबका है वो व्यवस्था, दिख रही है फिल्म इंडस्ट्री। एक बड़ा तबका जो है वो ये व्यवस्था के साथ में खड़ा हुआ दिख रहा है। वो बोल रहा है कि यस, फिल्म इंडस्ट्री में ये सब चलता है, ये सब लोग जो है वो नेपोटिज्म करते हैं, यहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स है, यहाँ पे पूरे लोग इस तरीके से बात करते हैं। और दूसरा जो तबका है वो बोल रहा है कि ये सब गलत है, ये सारी चीज़ों के लिए फिल्म इंडस्ट्री नहीं जानी जाती। तो ये स्प्लिट क्यों है फिर? एक आवाज़ में फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं बोल रही है? नहीं, एक आवाज़ में जो भी दुनिया में जहाँ डेमोक्रेसी है ना, जहाँ पर लोगों को बोलने का अधिकार होता है, वहाँ पर एक आवाज़ नहीं होती है। उसमें तरह तरह की आवाज़ें होती हैं। जब एक आवाज़ हो जाए तो उससे डरना चाहिए, जब सन्नाटा हो जाए तो उससे डरना चाहिए। जब एक हेल्थी जनतंत्र जो है, एक स्वस्थ जनतंत्र में तरह तरह की आवाज़ें होंगी। आप हर आवाज़ से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आवाज़ें तो होंगी। तो कोई बात नहीं, अगर कोई लोग ये कह रहे हैं, कोई लोग वो कह रहे हैं, कोई डरिए उस वक्त से जब लोग चुप हो जाए, या डरिए उस वक्त से कि जब सब एक ही बात करने लगे। ये बड़ी खतरनाक बात होती है। तो कुछ लोग कह रहा है, आइए उनसे विवाद करें, डिस्कशन कर लेते हैं, डिबेट करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। अगर आप देखेंगे जो लिस्ट बनाइए ना सक्सेसफुल लोगों की, फिल्म इंडस्ट्री में जो कामयाब लोग हैं, जो आए हैं, जिन्होंने नाम पैदा किया है, उसमें क्या परसेंटेज है आउटसाइडर्स की, जो बाहर से आए थे, क्या परसेंटेज है इनसाइडर्स की। एक साहब ने लिस्ट भेजी है, कहीं मेरे फोन पे होगी, मैं आपको भी फॉरवर्ड कर दूंगा, कि पिछले 20 साल में जो लोग आए हों, जो कामयाब हुए हैं, उनमें से सिर्फ 8-8.5% फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के लोग, और बाकी सब बाहर के। इतने बड़े बड़े ये जो आज हमारी जो दीपिका है, ये क्या फिल्म इंडस्ट्री की है? भाई बाहर से आई है, और कहाँ देखिए कहाँ पहुंच गई। हमारा शाहरुख है, ये क्या फिल्म इंडस्ट्री का है? और बाहर से आया है और कामयाब हुआ है, और किस पोजीशन पे। और जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के भी हैं, जैसे कि आपका ये आमिर, सलमान, क्या ये इस वजह से सक्सेसफुल है कि फिल्म इंडस्ट्री के घर में पैदा हुए थे? अगर इतना बड़ा क्रेज है हिंदुस्तान का सलमान खान, तो क्या वो इस वजह से पैदा हुआ था कि भाई उसके पेरेंट्स भी फिल्म इंडस्ट्री के थे? ये वजह थी। अगर यही वजह होती तो फिर हर फिल्म इंडस्ट्री की फैमिली में एक सलमान खान होता। सलमान खान तो एक ही है। क्यों? इस वजह से है वो सलमान खान, और इस वजह से दुनिया उस पर पागल है,
और हिंदुस्तान में करोड़ों लोग उसके लिए जान देने को तैयार है, इसलिए कि वो फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुआ था। भाई उसकी पर्सनैलिटी है, उसका चार्म है, उसका परफॉर्मेंस है, उसकी लुक्स है, वो लोगों को पसंद है। वो इस वजह से थोड़ी इतना सुपरस्टार है कि वो फिल्म इंडस्ट्री की फैमिली में पैदा हुआ। फिल्म इंडस्ट्री की फैमिली में बहुत से लोग पैदा हुए हैं, फिल्म में उन्हें हीरो बाप ने बनाने की कोशिश की, नहीं बन पाए। ये लिस्ट बहुत लंबी है, आपको सलमान तो एक मिलेगा, लेकिन ऐसे एक लंबी लिस्टों की मिलेगी कि जो फिल्म इंडस्ट्री की फैमिली में पैदा हुए थे, माँ बाप ने उन्हें एक ब्रेक भी दिया मगर वो नहीं चले। तो यहाँ पर आप सक्सेसफुल माँ बाप की वजह से नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा आपकी फैमिली आपको एक ब्रेक दे सकती है, उसके बाद आप जाने और जनता जाने। जावेद ये साहब, तो हाँ, टेड टॉक में आपने मतलब हिंदी भाषा के बारे में बहुत सारी मतलब युवाओं को सीख देने की कोशिश की थी। आपने कहा था कि शब्दों का गुंता करके उसका शोर किया जाता है, लेकिन आजकल के जो अगर हीरो हम लोग देखें, जो हीरो है तो उनकी हिंदी में उतनी कमांड नहीं होती। आपका कहना था कि जो भाषा पे आप फिल्म कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी आपकी कमांड होनी चाहिए, लेकिन आज के हीरो के अगर भाषा देखें तो अंग्रेज़ी में ही ज़्यादातर वो बोलते हैं, अंग्रेज़ी में सोचते हैं, और आप जो है आप उर्दू में लिखते हैं और फिर उसको हिंदी में उनको देवनागरी भाषा में बताया जाता है। तो भाषा के ऊपर आज के हीरो जो है वो अमल नहीं कर पा रहे हैं, उनका कंट्रोल नहीं है या उनकी कमांड नहीं है, ऐसा नहीं लगता आपको? ये फिल्म इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम समाज का है। हमारे यहाँ क्या हो गया है, बड़े शहरों में खास तौर से खाते पीते जो लोग हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं। मैं इंग्लिश के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी को ठीक तरह से इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश के बिना आपका दुनिया में काम नहीं चलने वाला, ये पक्की बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग इंग्लिश सीखते हैं अपनी मातृभाषा की कीमत में, वो नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि जहां आदमी इंग्लिश भी जानता हो और अपनी मातृभाषा भी जानता हो। और अगर आप कोई भाषा की फिल्मों में काम करना चाहते हैं तो वो भाषा भी जानते हो। भाई कल को किसी आदमी को जो बंगाली नहीं है कहे मैं बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में जाके काम करना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसे बंगाली तो सीखनी पड़ेगी। उसी तरह जो लोग भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं उन्हें हिंदी सीखनी चाहिए और अच्छी तरह से सीखनी चाहिए। दुख की क्या बात है कि अगर कोई एक्टर एक शब्द का उच्चारण गलत करता है तो हॉल में बैठे हुए लोगों को पता भी नहीं लगता, इसलिए कि उन्हें भी नहीं मालूम। हमारे यहाँ समाज से जा रही है भाषा, फिल्म इंडस्ट्री से अकेले नहीं। जब तक समाज में भाषा है फिल्मों में रहेगी, जब समाज से ही जाएगी तो फिल्मों में कहाँ बचेगी। ये जो लोग हैं, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, ये कहाँ से आते हैं? कहीं दूसरे प्लेनेट से तो नहीं आते, इसी समाज से आते हैं। आज मेरे ख्याल से एक 20-25 साल के जो लड़के लड़कियां हैं उनकी शब्दावली जो है वो अपने दादा परदादा से, नाना नानी से आधी भी नहीं होगी। शब्दावली सिमट रही है, तो वो जो सिमट रही है शब्दावली वो हर जगह दिखाई देगी आपको, फिल्मों में भी दिखाएगी, वो एड्स में दिखाई देती है, वो आपको टीवी पे दिखाई देती है। टीवी पे एक वर्ड मैं सुनता हूँ, अब तो मुझे ऐसा शक होने लगा कि शायद वही सही है कि वहां पर बहुत बवाल हो गया, ये एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। अब बवाल वर्ड ही नहीं है भैया, वर्ड है बवाल। अच्छा, अब उसे सारे टीवी चैनल पे मैं सुनता हूँ बवाल, तो अब टीवी के चैनल पे जो बैठा है वो गलत भाषा बोल रहा है, जो सुन रहा है उसे भी नहीं पता है, तो बस अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है भाषा से। सर मुझे आपके करियर के बारे में आपसे पूछना है कि आपने अब तक जितने डायलॉग्स लिखे हैं उस डायलॉग की वजह से बहुत सारे एक्टर का करियर बना है, संवारा भी है, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हमने ऐसे पढ़ा है, सुना है कि आपके पिताजी भी उर्दू के बड़े साहित्यिक थे, तो ये सिलसिला कैसे और कब शुरू हुआ? आपने लिखना कब से शुरू किया? देखिए, पहले से तो पहली बात जो आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया वो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। मेरे डायलॉग बोल के अगर लोग बहुत बड़े एक्टर बन जाया करते तो बड़ी आसानी हो जाती मुझे, तो रोज एक नया एक्टर बड़ा बनाया करता। ऐसा नहीं है, अब सही है, डायलॉग सही और अच्छा चाहिए,
लेकिन उसे सही और अच्छा बोलने वाला भी चाहिए, तब जाके होता। हमारी फिल्मों में जो अच्छे एक्टर है या कामयाब एक्टर है वो इसलिए अच्छे और कामयाब हैं कि वो अच्छे हैं, और अगर उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है, अच्छा रोल मिलता है, अच्छे डायलॉग मिलते हैं तो सोने पे सुहागा है। लेकिन उनका कोई अपना टैलेंट है जो उन्हें वहां तक ले जाता है। ये सिर्फ अच्छे डायलॉग देके तो फिर हम वही, फिर तो नेपोटिज्म हो जाता है। अच्छे अच्छे डायलॉग अपने घर के भाई भतीजे को, भांजे को, सबको दे दो, सब स्टार बन जाएंगे बड़े बड़े। ऐसा नहीं, हर एक का अपना टैलेंट है और उसकी कामयाबी को, उसकी जो सफलता है उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये सोचे कि इसकी वजह से हो गया, ऐसा नहीं, ये सही बात नहीं। दूसरा ये कि जहाँ तक मेरा संबंध है, मुझे तो अब तकरीबन 55 साल होने को आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। 1965 में आया था मैं, तो कितने साल हो गए गिन लीजिए, 50 या 55 कुछ इतने ही हो गए। कैसे कैसे दौर देखे, कैसी कैसी फिल्में बनती थी, क्या तरीके थे, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे समाज हमारा चेंज हो रहा है वैसे वैसे फिल्म इंडस्ट्री भी चेंज होती है। फिल्म इंडस्ट्री एक तरह का, किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर मुझे आप एक समाज के एडवर्टीजमेंट जो हैं, जो उसके इश्तिहार है, वो मुझे दिखाइए तो मैं उस समाज के बारे में सब कुछ बता दूं। इसलिए कि हमारे जो समाज है ना, उसके जो मूल्य हैं, उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसके जो सपने हैं, वो हमारी फिल्मों में झलकते हैं। फिल्म को देख के आपको अंदाज होता है कि समाज कैसा है। चेंज होता है समाज, फिल्में भी चेंज होती हैं। अब देखिए, एक बहुत बड़ी हिट पिक्चर थी मैं चुप रहूंगी, उसमें मीना कुमारी हीरोइन थी और मैं चुप रहूंगी ये थी कि उनके साथ जो भी अन्याय हो वो उसे चुपचाप देख रही थी, खामोशी से। वो कभी प्रोटेस्ट नहीं करती थी। तो कहते यार देवी है ये तो औरत, देखो कैसे कैसे अन्याय हो रहा है, कैसा कैसा इसका बुरा व्यवहार है, लेकिन ये सब कुछ मैं चुप रहूंगी कर रही है। आज ये नहीं चलेगा। आज आप एक पिक्चर बना दे मैं चुप रहूंगी, तो कोई जो लड़की है या कोई भी महिला जो है उसे पसंद नहीं करेगी कि पति कोठे से शराब पी के आया है और ये आके घर में आके बेड पे गिर जाता है और ये उसके जूते उतार रही है। ये आज की लड़की, आज की महिला नहीं देखना चाहती है। तो जब जैसे जैसे समाज चेंज होता है वैसे वैसे फिल्में चेंज होती हैं, और हम तो ये चेंजेस बहुत देख रहे हैं। आपने जो कहा था वही भाषा की बात, भाषा समाज में जब कम हुई और सुकड़ी, तो फिर वो फिल्मों में भी सुकड़ी है। तो जो भी होता है वो एक्चुअली, फिल्म जो है समाज का आईना है। अगर फिल्म में आपको कोई गड़बड़ दिखे ना, तो फिल्म की परवाह बाद में कीजिएगा, पहले समाज की कीजिए। ये सोचिए कि ये बातें कैसे आ रही हैं फिल्म में, ये कौन देख रहा है, कौन इसे पसंद कर रहा है जो देखी जा रही है बार बार, ये क्यों हो रहा है समाज में, ये बात। लेकिन सवाल ये था जावेद जी कि ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई? आपने लिखना कब शुरू किया? मैंने तो लिखना बहुत पहले शुरू किया था। जब कॉलेज में था तो मैं डिबेटर था, तो अपने दोस्तों के छोटे बहन भाइयों के लिए जब वो डिबेट बोलने जाते थे बच्चे, तो मैं उनके लिए स्पीच लिख देता था। फिर हमारे ज़माने में छोटे शहरों में जो रोमांस होते थे वो ज़्यादातर करस्पॉन्डेंस लेटर से होते थे, मुलाकात तो कम होती थी, लेटर ज़्यादा लिखे। तो अपने दोस्तों के रोमांटिक खत भी लिखा करता था। ये मेरी एक्सपीरियंस था राइटिंग। पढ़ता बहुत था मैंने फिक्शन और लिटरेचर पढ़ा बहुत। और उसके बाद जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मैं तो ख्याल ही नहीं था मुझे कि मैं राइटर बन जाऊंगा। मैं तो यहाँ डायरेक्टर बनने आया था, और मैं आके यहाँ कमाल अमरोही साहब का असिस्टेंट बना। फिर उसके बाद एक SM सागर साहब थे, उनका असिस्टेंट बना। फिर उसके बाद एक ब्रिज साहब थे जिनकी वो बड़ी मशहूर पिक्चर है विक्टोरिया टू नॉट, उसमें उनका असिस्टेंट रहा। तो मैंने सब ये, चाहे वो कैमरा एंगल्स हो, चाहे वो कटिंग क्या होती है, कि कैसे आप शॉट, एक शॉट से दूसरे शॉट में कैसे जाते हैं, या एडिटिंग क्या चीज़ है, सब चीज़ें सीखी। मगर होता क्या था कि मैं जहाँ भी काम कर रहा होता था, सिवाय कमाल साहब के, कमाल साहब तो खुद इतने बड़े राइटर थे, वहाँ तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी। लेकिन दूसरी जगहों पे जब कोई डायलॉग का प्रॉब्लम होता था सेट पे, तो मैं सजेस्ट करता था मैं ऐसा कर दूं, तो वो मैं लिखता था, तो फिर मुझसे डायलॉग लिखाने लगते थे। और हर आदमी मुझसे कहता था, चाहे वो प्रोड्यूसर हो के डायरेक्टर हो के एक्टर हो, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो बेटा। मैं बहुत छोटा था, 20 साल 21 साल उम्र थी मेरी। मैंने अपनी पहली पिक्चर 20 साल की उम्र में लिखी।
19 साल की उम्र में आया था, तो तुम डायलॉग, तो मैंने 20 साल की उम्र में एक पिक्चर थी सरहदी लुटेरा, स्टंट फिल्म थी, उसके डायलॉग लिखे 100 रुपए महीना पे। और उस डायलॉग लिखने का और उस फिल्म में काम करने का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये हुआ कि उसी में मेरी मुलाकात सलीम साहब से हो गई, जो कि उस फिल्म में एक्टर थे। और वहाँ हम लोग की बहुत दोस्ती हो गई और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि आपको तो राइटिंग करनी ही चाहिए, आप तो राइटर हैं, आप इतना अच्छा डायलॉग लिखते हैं, आप क्या इधर उधर सोच रहे हैं। तो फिर अल्टीमेटली हम लोग मिलते रहे, वो पिक्चर तो आई चली गई, लेकिन हम दोनों की दोस्ती हो गई, मिलते रहे और बाद में हमारी तो टीम हो गई, हमने कोई 11 साल एक साथ काम किया। जावेद साहब, आपके एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि रैशनलिस्ट जो है उससे एथिस्ट भी होना चाहिए, क्यों लगता है आपको ऐसा? नहीं, रैशनलिस्ट तो एथिस्ट होगा ही, ये दो अलग चीजें ही नहीं है। जब आप हर चीज की वजह ढूंढना चाहेंगे तो आप रिलीजियस हो ही नहीं सकते। रिलीजियस जो कोई भी रिलीजन हो, जब मैं रिलीजन कह रहा हूं तो सारे रिलीजन की बात कर रहा हूं, उसमें एक चीज होती है जैसे अंग्रेजी में फेथ कहते हैं और हिंदी में कहिए तो अंधविश्वास, उसकी जरूरत है, उसके बिना रिलीजन नहीं चल सकता। कि ये सवाल मत करो, ये मान जाओ ऐसा ही था, इसको ये मत पूछो ऐसा कैसे हो सकता है, और ये था तो कब था, बताइए कौन सी डेट थी, कौन सा साल था, आप ये मत सवाल कीजिए, आप कहिए हाँ था, और ये मगर ये तो साइंस उस वक्त थी नहीं, तो ये कैसे, इसको कैसे पॉसिबल हुआ, ये मत पूछिए, कोई सवाल मत कीजिए, मान जाइए। तो ये जो है इसे आप श्रद्धा कहे, अंधविश्वास कहे, या जो भी वर्ड दे दे, अच्छा सा जो भी पसंद हो आपको, मगर ये रिलीजन के लिए जरूरी है। रिलीजन में आप हर चीज पे सवाल नहीं कर सकते कि उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, बस वो है उसकी मर्जी है, अच्छा भाई ठीक है। लेकिन जो रैशनलिज्म है वो सवाल करती है। रैशनलिटी का मतलब ये है कि आप पूछेंगे भाई क्या ये रीजन क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, ये कैसे होता है, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो जब आप ये सारे सवाल करेंगे तो आप धार्मिक रह ही नहीं सकते। जावेद साहब, मेरा सवाल बताने के पहले दो चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपसे निगड़ित है, आपसे उसका ताल्लुकात है। एक बार मुझे पता है आपने किसी ऐसे ही ट्रोलर को अपने जवाब दिया था कि बेटा तुम्हारे बापजादे जब माफ़ीनामे दे रहे थे ब्रिटिशों को, तो हमारे बापजादे यहाँ के लिए खून बहा रहे थे इस ज़मीन के लिए, ऐसे ही तरीके का कोई ये था एक पार्ट। दूसरा पार्ट हम आते हैं कंगना रनौत के एक स्टेटमेंट के बारे में कि इस इस्लामी बॉलीवुड का चेहरा मैंने सामने लाया, इस इस्लामी बॉलीवुड का इस्लामी ये मैं दूर करने वाली हूँ वगैरह वगैरह उसने कहा था। ये दो चीज़ें लेके मेरा सवाल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है कि जावेद अख्तर, हालांकि वो नास्तिक हैं, हालांकि वो अथेइस्ट रैशनलिस्ट हैं, एक मुसलमान होने के नाते आज के हिंदुस्तान में वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, वो क्या सोचते हैं? पहले तो एक बात मैं बताऊं, ये बड़ी लंबी बात है लेकिन आपने सवाल किया है तो मुझे जवाब देना चाहिए। पहले तो दो चीजों को लोग कंफ्यूज करते हैं, और इतना मैंने कई बार लोगों से कहा, वो बड़े होशियार लोग, मगर वो बात उन तक पहुंची। देखो, मुझे तो धर्म पसंद ही नहीं है, मैं मानता भी नहीं हूं कोई धर्म, लेकिन जो बात सही है वो करनी चाहिए। ये पॉसिबल है कि एक आदमी बहुत धार्मिक हो लेकिन सांप्रदायिकता नहीं हो, ऐसा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो धार्मिक होते हैं, मगर धर्म उनकी पर्सनल जिंदगी में है, बाकी सामाजिक जिंदगी में, सामाजिक जीवन में, व्यवहार में वो उनमें सांप्रदायिकता नहीं होती। सांप्रदायिकता और धर्म एक चीज नहीं है। धर्म की वजह से हो सकती है सांप्रदायिकता, ये पॉसिबल। सांप्रदायिकता का अगेंस्ट जो चीज है वो है सेकुलरिज्म, और धर्म क्या जो ऑपोजिट चीज है वो है रैशनलिज्म। तो ये हो सकता है कि एक आदमी टोटली अधर्मी हो और फिर भी कम्युनल हो। अब देखिए, मैं एक तरह से अपने खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं तो कहूं सारे इल्जाम धर्म पे लगा दो, नहीं, वो बात कहीं नहीं होगी। गांधी जी बहुत धार्मिक आदमी थे मगर सांप्रदायिकता नहीं थी उनमें। जिना तो बड़ा सेकुलर आदमी था, उसका तो सेकुलर तो नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि अधर्मी आदमी था, वो धर्म को नहीं मानता, लेकिन कम्युनल।
जो हमारे बड़े बड़े लीडर हुए हैं, यानी इवन आप ये देखिए सावरकर के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने खुद कहा है और खुद लिखा है कि भाई मैं धार्मिक आदमी नहीं हूं, लेकिन उनका जो हिंदुत्व का वो था वो उन्होंने ही ये वर्ड ही सावरकर का बनाया हुआ। तो आप ये हो सकता है, बहुत मुश्किल है लेकिन हो सकता है कि आप धार्मिक हो लेकिन सांप्रदायिकता आप में ना हो, और ये भी हो सकता है कि आप अधर्मी हो लेकिन सांप्रदायिक हो। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है। इन दोनों चीजों से हमें अगर अलग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आप इररेशनल बातों को ना माने, और मैं तो समझता हूँ कम्युनलिज्म भी इररेशनल चीज है। जी, लेकिन जावेद साहब मैं आपका गौर तलब करना लेना चाहूंगा उस जगह पे जी, कि ठीक है, मैं जी। उसके व्याख्या में नहीं जाएंगे, वो तो ठीक है, जी। जिसकी अपनी अपनी सोच है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष को, फिर वो जावेद अख्तर हो या राम प्रसाद या लक्ष्मण प्रसाद हो, उसके मजहब के लिए लेकर अगर एक हालात पैदा हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है, जो मेरा बेसिक सवाल था, जावेद मैं अख्तर फिर जी कह को रहा हूं, आज ये के मजहब हिंदुस्तान में नहीं- कैसे लग रहा है? नहीं, आप ये देखिए, ये मजहब नहीं है, ये कम्युनिटी है। आप कम्युनिटी और मजहब में फर्क समझे। कम्युनिटी जो एक दूसरी चीज है और मजहब एक दूसरी चीज है। आप एक कम्युनिटी में पैदा हुए, वो एक अलग बात है। वो कम्युनिटी जो धर्म मानती है, आप चाहे तो माने चाहे ना माने, आपके ऐसा मैं तो नहीं मानता है धर्म। भाई दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो कैथलिक फैमिली में पैदा हुए, रोमन कैथलिक, और उन्होंने धर्म नहीं माना। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हिंदू घर में पैदा हुए हैं, वो कहते हैं अधर्मी है, वो धर्म नहीं मानते, कोई उनका फेथ नहीं है, ना पूजा करते ना कुछ करते। ऐसे मुसलमान कम्युनिटी में लोग पैदा हुए हैं जो कोई इबादत नहीं करते, ना मस्जिद जाते, ना रोजा रखते, ना कोई उनका बिलीफ है किसी भी रिलीजियस चीज पे, इस्लाम की। मगर वो उस कम्युनिटी में पैदा हुए, वो तो अपनी रियलिटी है, वो उसका क्या करेंगे आप। तो मेरा भी चक्कर ये है कि आई वॉज बोर्न इन अ कम्युनिटी, मैंने तो नहीं चुनी थी, मैं पैदा लेकिन हो कंगना कब समझेगी? जब कंगना कहती कि बॉलीवुड इस्लामी है, तो ये कंगना कब समझेगी भैया इस्लाम अलग है, मुसलमान होना अलग है, बॉलीवुड में काम करना अच्छा अलग है? तीसरे ये वो भी कमाल की बात है। अब भाई अगर सिनेमा इस्लामी है तो अजीब ही बात है। ये तो जो इस्लामी लोग होते हैं तो सिनेमा को हराम काम समझते हैं, समझे। ये से कल को आप कहेंगे कि जो बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर पैदा हुए हैं ये इस्लामी है। ये इस्लामी नहीं, मुसलमान थे लेकिन इस्लामी थोड़ी थे। वो तो आप मुल्ला से पूछो, बीच में जब हुसैन का चक्कर हुआ था और हुसैन के पीछे लग गए थे कुछ लोग, और उस पे सारे शहरों में केसेस वेसेस किए थे, तो कुछ लोग गए इनके पास, मुल्लाओं के पास, पहले हुजूर ये हुसैन साहब जो है देखिए मुसलमान है और इनके ऊपर ये हो रहा है, तो आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल, ये बच्चा, ये तो छपी हुई बात, कहले हमें क्या कहना, हमें कुछ कहना ही नहीं है। अरे भाई ये तो काफी गैर इस्लामी करता है। ये हमारे यहाँ तो तस्वीर बनाने की इजाजत ही नहीं है इंसान की, और ये लोगों की तस्वीर बनाता है, देवी देवताओं की तस्वीर बनाता है। हमारी तस्वीर तो ये वैसे ही जहन्नुमी है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ये जो फिल्म का काम है ये तो गैर इस्लामी काम मानते हैं ना मुल्ला लोग, तो इसका कहाँ ताल्लुक हो गया इस्लाम से। ये तो हराम काम है भाई। ये एक तो म्यूजिक में आप, फिर उसके बाद आपकी लड़कियां पर्दा नहीं करती हैं, फिर आप वहां पर तस्वीर बनाते हैं जो कि बोल रही है और ये कर रही है, ये सब खराब और गैर इस्लामी काम है। ये तो बिगड़े हुए लोग करेंगे, अच्छे लोग तो कभी जाएंगे ही नहीं। तो आप इसको कहेंगे फिल्म इंडस्ट्री इस्लामी हो गई, के ना पागलपन की कोई बात ही नहीं। जाके पूछो ना, देवबंद जाओ, बरेली जाओ, उनसे पूछो साहब ये इस्लामी हो गई क्या, तो वो बताएंगे आपको। लेकिन जावेद साहब, ये तो बात हुई कम्युनिटी और आपने जो फर्क बताया रिलीजन में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वो कम्युनिटी में हैं इसलिए उनको उस तरीके से पेश किया जा रहा है, फिर या उनके खिलाफ कुछ बताया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप कुछ खास कम्युनिटी से है तो क्या गलत है, या फिर हिंदुस्तान में अब आपके लिए कम्युनिटी जो है एक तरह से उतनी इम्पोर्टेंट है जितना शहर। अब आप पैदा होंगे तो किसी ना किसी शहर में तो या गांव में पैदा होंगे ना, तो उसी तरह से जब आप पैदा होते हैं तो किसी ना किसी कम्युनिटी में पैदा होते हैं। और कहाँ पैदा होंगे भाई, कौन सी जगह है? अगर कोई और जगह है कम्युनिटीज के अलावा तो वहां पैदा हो जाएंगे, वो कहाँ है। तो जैसे कि अब आप एक शहर लीजिए कि साहब ये जो है ये लखनऊ है, या ये दिल्ली है, या ये पूना है। अब आप पुणे के बारे में बोले, पुणे में जो लोग रहते हैं ऐसे होते हैं नहीं, पुणे में हर तरह के लोग होते हैं। लखनऊ के जो लोग होते हैं उनमें हमेशा यही होता है, ऐसा नहीं होता। लखनऊ में हर तरह के लोग,
दिल्ली में हर तरह के लोग, हर जगह हर शहर में हर तरह के लोग, अच्छे भी बुरे भी ठीक ठाक भी सीधे साधे भी बदमाश सब होते। वैसे ही कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी जो है ये पॉपुलेशन के शहर है। तो एक कम्युनिटी यहाँ पैदा हो या वहां पैदा हुआ, वहां कहीं तो पैदा होगा। जहाँ वो पैदा हुआ है वहां के बारे में जो करोड़ों आदमी है, वो बड़ी बड़ी कम्युनिटी, कई कई करोड़ होते हैं। आप कहें ये लोग ऐसे होते, वो ऐसे ही है जैसे मैं बोलूं अरे भाई वो सुनिए कानपुर में जो लोग रहते हैं सब ऐसे होते। कानपुर में हर तरह के लोग हैं, ऐसी हर कम्युनिटी में भी हर तरह के अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अच्छा, बुरों में खूबी होती है कि वो जरा प्रोमिनेंट रहते हैं, बोलते भी ज्यादा है और बात भी ऐसे बोलते हैं कि दूसरों का दिल दुखे, तो वो जरा हाई प्रोफाइल हो जाते हैं। जो शरीफ आदमी है वो या चुप रहता है या सीधी सादी बात करता है। वो सीधी बात जो करता है वो सुनने में मजा नहीं है, उसे बताने में मजा, देखो इस आदमी ने कहा। तो वो जो खराब बात है उसका एक अपना चार्म होता है, वो बिकती बेहतर है। तो ये वजह मुसलमान कम्युनिटी में भी कुछ बड़े खराब लोग हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ सीधे साधे आम जैसे हिंदुस्तानी होते हैं वैसे है। ऐसे ही हिंदू कम्युनिटी में कुछ खराब लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ सीधे साधे लोग हैं। और बेचारा आम हिंदुस्तानी, वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो क्रिश्चन हो, उसे रोजी रोटी सबसे पहले है, उसे बच्चे की एजुकेशन, उसे घर वालों की दवा दारू, किराया मकान का, तो वक्त की रोटी, यही झंझट है उसकी लाइफ में। वो कहाँ दूसरे कामों में पड़ेगा बेचारा। वो हैरत से देखता है कि लीडर लोग क्या बातें कर रहे हैं, एक लीडर खड़े हो जाते हैं कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। अब वो जितना खराब स्टेटमेंट देगा उतना उसकी धूम मचेगी, अच्छा स्टेटमेंट देगा तो धूम नहीं, तो उन्हें भी मालूम है, तो वो बुरी से बुरी बात कहते हैं। ये खेल है, लेकिन उसका आम आदमी का, चाहे वो आम हिंदू हो आम मुसलमान हो आम सिख हो आम ईसाई, उनका कोई वास्ता नहीं चीजों से। और हिंदुस्तान जी, मैं आपको एक बात और बताऊं, इस मुल्क में कोई भी जो कम्युनिटीज है, और कम्युनिटीज की कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि सारे हिंदू एक कम्युनिटी, ऐसा नहीं, उनमें भी सैकड़ों कम्युनिटी, सारे मुसलमान एक कम्युनिटी, ऐसा नहीं, उनमें भी सैकड़ों कम्युनिटी बटे हुए, लेकिन उन्हें एक दूसरे के साथ रहना आता है और सैकड़ों साल से रह रहे हैं। गड़बड़ सिर्फ वही होती है जहां राजनीति पहुंच जाती है। जब तक राजनीति वहां नहीं पहुंचे और जब पीछे हट जाए राजनीति थोड़ी, हर आदमी आराम से रह लेता है, कोई कष्ट नहीं। उन्हें मालूम है ये ऐसा है वो वैसा है, एक दूसरे की थोड़ी बुराई भी कर लेंगे, लेकिन एक दूसरे का घर नहीं जलाएंगे, एक दूसरे की दुकान नहीं लूटेंगे, एक दूसरे के बीवी बच्चों की इज्जत नहीं लूटेंगे, नहीं करेंगे। आम आदमी ऐसा नहीं है, वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, ये उसके ऊपर थोपा जाता है। ये पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए, फायदे उठाने के लिए इसे पैदा किया जाता है, और इस तरह के लोग हर कम्युनिटी। तो ये कहना कि आप कुछ प्रेशर महसूस करते हैं, मैं तो प्रेशर जो भी महसूस करूंगा एज एन इंडियन करूंगा, इसलिए कि अगर मेरे समाज में कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक कम्युनिटी पे असर पड़े, उसका असर सब पे पड़े। तो ये सोचता कि ये कम्युनिटी के साथ बजाती है, बाकी सब ठीक चल रहे हैं, कोई ठीक नहीं चल रहा। जावेद साहब, मेरे 2-3 सवाल है एक साथ में लाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये कि हम पिछले 70 साल में आज़ादी मिलने के बाद जहाँ से निकले थे आज जिस मुकाम पे आए हैं, वो क्यों आए हैं ऐसा आपको लगता है, धर्म के मामले में खास करके? और दूसरी बात ये कि हमने अक्सर ये देखा है कि आप जब बात करते हैं तो कोई एक संप्रदाय या समाज के लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, दूसरा खुश होता है कि नहीं ये बात अलग है। मतलब कई बार होता है कि दूसरे लोगों को अच्छा लगे, लेकिन कभी ये लोग नाराज़ होते हैं आपके एक ट्वीट के साथ, कभी ये लोग नाराज़ होते हैं। आपने ये क्या व्रत लिया है कि आप हमेशा इसको नहीं तो उसको नाराज़ ही करेंगे? नहीं भैया, देखिए क्या है कि जब तक के ये दोनों तरफ के ऐसे लोग जो है, ये जो कट्टरवादी है दोनों तरफ के, ये मुझसे नाराज है तो मैं खुश हूँ। इनमें से अगर एक ने नाराज होना बंद कर दिया तो मुझे फिक्र हो जाएगी कि अभी क्या गड़बड़ हो गई, मैं कैसी बात कर रहा हूँ कि जो एक नाराज नहीं हो रहा। तो जब तक ये दोनों नाराज हैं मुझसे, अभी ये बड़े खफा है मुझसे। अब मैंने एक टर्की में एक अच्छी सी जगह थी जो चर्च भी थी और मॉस्क भी थी, और उस पर हम गए थे, हम लोग टर्की गए थे तो इस्तांबुल, तो वहाँ जाके देखा था, देख कर पूछे, बहुत टूरिस्ट थे वहाँ पर, सब तस्वीरें ले रहे थे कि यार कितनी अच्छी जगह है, कि देखो यहाँ पर
कुछ इस्लामिक आयतें भी लिखी हैं, जीसस क्राइस्ट की तस्वीर भी बनी हुई है, और यहाँ लोग आते हैं देखते हैं। अब उसको मस्जिद बना दिया गया। तो मैंने उसके खिलाफ लिखा कि ये तो खराब काम हुआ। एक अच्छी बात थी कि जहाँ एकता की बात थी, कि जहाँ क्रिश्चियन और जो मुस्लिम है उन दोनों को रिप्रेजेंट किया गया और एक किया गया, तो ये खराब कर रहे हो। तो अब इसके ऊपर बहुत मुझ पे नाराजगी हुई। ऐसे ही मैं कभी कुछ ऐसी बात कह देता हूँ जो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के जैसे लोग होते हो कि जो मानसिकता की है लोग हैं, वो मुझ पे नाराज हो जाते। वो मुझे बोलते तुम तो जिहादी हो और तुम पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे मुझे आती है मैसेज। पाकिस्तान का हाल ये है कि पाकिस्तान मुझे वीजा देने को तैयार नहीं होता। समझिए आप, हम लोग का एक पूरा जा रहा था फिल्म इंडस्ट्री का ग्रुप, कोई 21 आदमी थे और आई वाज सपोज टू लीड इट। उसमें बड़े एक्टर वेक्टर ये सब थे, तो उन्होंने 20 आदमी का वीजा दे दिया। वो टीवी वगैरह पे आया था बहुत ये सब, और मेरा वीजा नहीं। कह ले साहब हम इनका वीजा नहीं दे सकते। भाई क्यों नहीं दे सकते? नहीं, वो हमें जरूरत नहीं आपको बताने। तो उसके बाद एक दफा तो मैं उनके साथ गया था, अटल जी के साथ उनकी बस में और लाहौर। और उसके बाद एक दफा फिर लाहौर गया जब ये अपना 100 साल हुए थे, अपना बरस हो गए थे, बरसी थी उनकी, फैज अहमद फैज की, बड़े लेफ्टिस्ट पोएट बहुत बड़े थे। तो उनकी बेटियां वगैरह भाई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो उन्होंने मुझे 3-4 दिन का वीजा दिलाया था उस जल फंक्शन में शरीक होने के लिए। लेकिन वरना तो हमको तो वीजा भी नहीं देते। और वो हमको कहते हैं कि साहब देखिए ये कितनी हमारे खिलाफ बातें करते रहते हैं। इन्होंने तो पिक्चर भी बना डाली है लक्ष्य, जिसमें हमारे खिलाफ। तो हमने एक टीवी चैनल पे, कोई पाकिस्तानी भी थे और मैं भी था, इस पे अपना BBC के एक चैनल पे डिस्कशन हो रहा था। तो मुझसे कह रहे हैं कि आपने तो लक्ष्य जैसी फिल्म लिखी है जिसपे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। तो मैंने कहा तो प्रोपेगेंडा तो है नहीं भैया, जो हुआ था वो बताया है। और बाकी है कि ये तो आपकी बड़ी यार रत्ती है कि आप तो आके हमारी पहाड़ी पे बैठ जाए, हम उस पर फिल्म भी ना बनाए। तो अब ये तो ऐसा तो मत कीजिए, कम से कम फिल्म तो बना लेनी चाहिए। तो एक तरफ ये चलता है, दूसरी तरफ ये हमें बोलते हैं कि तुम जिहादी हो, वो बोलते हैं कि तुम काफिर हो। तो अब हमारी तो समझ में नहीं आता भाई कि क्या करें इनका। जावेद साहब, जावेद साहब, लेकिन ऐसा जो ये हो गया ना, मतलब मुझे तो आप जैसे बहुत कम लोग दिखते हैं जो दोनों बाजुओं को ठोकने का काम करते हैं। नहीं तो दूसरा होता यह है कि लोग बोलते हैं कि तुम अपने समाज के बारे में बोलो, इधर उधर मत देखो। तो ये जो स्थिति हुई है, और जो सेक्युलर है उनको भी मतलब अपनी जात देख या धर्म देख के उनका सेक्युलरिज्म होता है फिर वो। तो ये जो स्थिति है, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए सच्ची बात क्या है कि एक्चुअली तो इसे दोनों ने कहना ही नहीं चाहिए। ये दो है नहीं, ये एक है, और ये समाज एक है और इसमें तरह तरह के लोग हैं। ये दोनों जो हैं ये जुड़े हुए लोग हैं। इनमें से एक को पावर दूसरे की वजह से मिलती है। जब एक कम्युनल स्टेटमेंट एक तरफ से जाएगा तो दूसरे वाले को एक मिलेगा रीजन कम्युनल होने का और कम्युनल बात करने का। तो ये एक दूसरे की मदद से पावरफुल रहते हैं और जिंदा रहते हैं। अब ये जी ही नहीं सकते। ये सोचिए कि बिल्कुल शांति हो जाए और एकता हो जाए, तो इन बेचारों का क्या होगा? ये तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो ये नहीं चाहते कि एकता हो, ये नहीं चाहते कि शांति हो, ये चाहते हैं कि ये झगड़े चलते रहे ताकि हमारी दुकान चलती रहे। ये दुकान है, और अब ऐसे हालात कर देते हैं कि जिसमें एक आम आदमी बेचारा करे। अब फर्ज कर एक शहर में दंगा हो गया, तो एक हिंदू बेचारा कितना भी सेकुलर होगा, वो उस इलाके में जाने से डरेगा ना कि जो मुस्लिम इलाका है, यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। मुझे कोई पूछेगा थोड़ी कि तुम कितने सेकुलर हो कितने सेकुलर नहीं हो। तो वैसे ही एक मुसलमान कितना भी सेकुलर होगा वो डरेगा। तो ये उन लोग को, एक आम हिंदू को, एक आम मुसलमान को इस सिचुएशन में डाला जाता है जहां वो सोचे मैं हिंदू, मैं मुसलमान हूँ। अगर आप उन्हें छोड़ दीजिए और जिंदगी आम चलती रहे, किसी को ध्यान ही नहीं इन बातों का, वो अपने रोटी रोजगार में लगे, काम में लगे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सुबह आदमी कैसे पूजा करता है, कैसे नमाज पढ़ता है, वो जाने। जब वो बाहर निकलता है, कारपेंटर है, तो वो हिंदू कारपेंटर है कि मुसलमान कारपेंटर है? वो आरी क्या दोनों अलग अलग तरह से चलाते हैं? वो कील क्या अलग अलग तरह से ठोकते हैं? सारा काम तो एक ही जैसा करते हो ना। जो पैसा लेते हो क्या अलग अलग नोट लेते हो? तो सेम पैसे लेते हो ना। वहां जाके जो सब्जी खरीदते हो, एक को एक भाव में मिलती है, दूसरे को दूसरे में मिलती है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक है। ये जो 5 मिनट तुमने अंदर कुछ पढ़ा था या
सजदा किया था या आरती की थी, उससे पूरी जिंदगी थोड़ी तुम्हारी बदल गई है। बाकी तो तुम्हारी जिंदगी पूरी एक ही जैसी है। तो आम इंसान एक है। ये जो लोग बैठे हैं नफरत के दुकानदार, इनका काम ये है कि उस आम इंसान की जिंदगी में नफरत घोले, दूसरे से डराए और उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करे ताकि उन पर कब्जा कर सके। जावेद ये है साहब कि जावेद साहब मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये तो बहुत सालों से लड़ाई चलती रहती है। क्या आपको लगता है मैं भारतीय हूँ, ये भावना कब आएगी और कैसे आएगी लोगों के मन में? देखिए, मुझे तो लगता है ये लड़ाई चलती ही नहीं है ज्यादा। ये लड़ाई करवाई जाती है नहीं। ये अंदर से नहीं है, जमीन से। अगर आप वहां पर पार्टी वाले जलसा न करें, वहां वो जुलूस न निकालें, वहां वो नारे न लगाएं, वहां वो दुकानें जबरदस्ती बंद न करवाएं, वहां पर पैम्फलेट नफरत के न बांटे, शहर ठीक चलेगा। ये सारे काम करना इन्हें पड़ता है शहर में गड़बड़ करने के लिए। नफरत भरी स्पीचेस दो, पैम्फलेट बांटो, रॉन्ग इंफॉर्मेशन बांटो। यहाँ पर वो मार डाला गया, वहां वो लड़की को उठा के ले गए, वहां वो बच्चे का ये हो गया। झूठी कहानियां पहले इधर फैलाओ ताकि लोग डरे, और जब डरेंगे तो नफरत करेंगे। जावेद साहब ये आपने सब पैदा किया जाता है। आपने और ये एक खुद बात ब खुद नहीं होता। कोई राइट खुद ब खुद नहीं होता। सही है, और आपने एक बात कही हुई, किसी भी लोकतंत्र के लिए सन्नाटा होना बहुत अच्छी बात नहीं है, सवाल पूछने चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए। क्या देश का आज का माहौल देखते हुए आपको क्या लगता है, इस देश में सन्नाटा है या सवाल पूछने की, लोगों को आवाज़ उठाने की इजाज़त है आज देश में? क्या हाल है आज देश का? मुझे तो मालूम नहीं कि इजाजत है कि नहीं है, ये बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज लोग आवाज कम उठा रहे हैं। जितने लोगों के दिलों में जो बातें हैं वो खुल के नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो करेंगे तो क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, वो तो करेंगे तब पता लगेगा। लेकिन ये हकीकत है कि उनके अंदर ये फीलिंग लोगों में है कि हम बोलेंगे तो शायद हम प्रॉब्लम में आ जाए। अब शायद उसकी वजह ये भी होगी कि जो लोग हैं वो किस पे FIR हो गया, किस पे क्या। अब तो मतलब ऐसे लोग जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, उन तक के रिपोर्ट पे नाम आ जाता है, उनके साथ FIR हो जाता है। उन्हें बताया जाता है कि राइट के कॉन्स्पिरेटर ये है, इन्होंने साजिश की थी राइट की। तो उससे मैं समझता हूँ कुछ लोगों में और एक बात कही थी आपने कि फिल्म समाज का आईना होता है, बॉलीवुड हो या फिल्म हो, समाज का आईना होता है। समाज में जो होता है वही फिल्म में होता है। क्या आपको लगता है राजनीति भी समाज का आईना होता है, जो समाज में होता है वही राजनीति में भी होता है? जरूरी नहीं, बल्कि राजनीति जो है समाज से कुछ ऐसा काम करवाना चाहती है जो अभी तक नहीं कर रहे थे या नहीं किया था। राजनेता जो है वो राय देता, बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिल्म ये नहीं बताती, फिल्म तो ये देखती है क्या इन्हें पसंद क्या है, यार ये दे दो। मगर जो राजनीतिक है वो लोगों की सोच को बदलने की कोशिश करता है, कभी अच्छी तरफ कभी बुरी तरफ, मगर वो सोच को बदल, यही काम है राजनेता का। अच्छी बात है, अगर वो अच्छी तरफ ले जाता तो अच्छी बात है, और बुरी तरफ ले जाता तो बुरी बात है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता जो समाज में हो रहा है वही मैं करूँगा। वो ये देखता है कि मैं समाज से क्या करवाऊं जो मेरे फायदे में, और वो कभी ये सोचता है या ये भी सोच सकता है कि समाज से वो करवाऊं जो समाज के फायदे में हो, तो अच्छी बात है। लेकिन वो लीड करता है, वो समाज की मानसिकता को बदलने की कोशिश करता है। जावेद जी, बात लिखने की है इसलिए पूछती हूँ कि 55 साल से आपका शहर मुंबई ही है, आप बॉलीवुड में गीतकार है, लेखक है। मराठी साहित्य के बारे में आपको क्या लगता है? मराठी साहित्य, मराठी गीत। साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपको एक बात बताऊं, पता नहीं इस तरह से कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं जरूर कहूँगा। हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया में हिंदी उर्दू बेल्ट जो है, हम लोग अपने से बड़े खुश रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी भाषा बस कमाल है, चाहे वो हिंदी हो चाहे उर्दू। और साहब, जो हमारे यहाँ लिखा गया है और जो हमारे यहाँ सोचा है लेखक ने और कवि ने, वो उसका क्या जवाब। मैं जब आया था, जैसे मैंने आपको बताया 20 बरस का मैं था, तो मेरे अंदर भी यही भावना थी। और मैं एक ऐसे परिवार से आया हूँ जहाँ साहित्य था। मेरे बाप, मेरे मामा, मेरी माँ, मेरे परदादा, परदादा, परदादा के माँ बाप सब राइटर थे।
तो मैं तो 7वीं जनरेशन हूँ समझिए राइटर्स की। तो हम पढ़ते थे बचपन से ही, नॉवेल्स पढ़ते थे, शॉर्ट स्टोरी पढ़ते थे, प्ले पढ़ते थे, पोइट्री पढ़ते भी थे, याद भी करते थे। मैं तो 13-14 साल की उम्र में हजारों शेर ज़बानी याद थे। तो हम उसी घमंड में अपनी जबान और अपने उसमें खुश थे जब हम मुंबई आए। अरे बाकी लोग तो ठीक है। जहां मैंने आके जब विजय तेंदुलकर के प्ले देखे तो मैं, आप यकीन कीजिए, मैं गिर पड़ा जमीन। मैंने ऐसी राइटिंग ही नहीं देखी थी कि मैं किस दुनिया में कूप मंडूक में अपने कुएं में खुश हूं। मुझे मालूम नहीं कि एक ऐसा राइटर, इतना बड़ा राइटर। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर, मेरे दोस्त हैं आनंद जोशी, वो वैसे तो सर्जन हैं, पूना में रहते हैं, लेकिन ये कि उन्हें मराठी पोइट्री बहुत याद है ज़बानी, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया मराठी पोइट्री से। कि उन्होंने पोएम सुनाई, उन्होंने ट्रांसलेट किया, तो मैं तो मतलब मेरा मुंह खुले का खुला रह गया कि हम कितनी छोटी दुनिया में खुश हो जाते हैं और हम नहीं जानते कि हमारे ही देश में कैसे ये देश पांडे। अब ज्यादातर मैं समझता हूँ नॉर्थ इंडिया में, बंगाल में, तमिलनाडु में लोग नहीं जानते होंगे हु इज तेंदुलकर, लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारी बदनसीबी, हमारी किस्मत खराब है कि हम नहीं जानते। तो हम लोग जो है, कमाल ये है कि दुनिया में भाषा बनी है कि एक दूसरे को लोग समझ सकें, और भाषाएं दीवार बन गई हैं बीच में। तो हम जब कभी जरा सा उस दीवार में खिड़की भी खुलती है ट्रांसलेशन की, तो हम दूसरी तरफ देखते हैं और हैरत से देखते हैं कि ये इतना बड़ा किला भी है और बाग भी है और सड़कें भी हैं और खूबसूरत घर भी, क्या क्या पूरी एक सभ्यता बसी हुई है दूसरे साहित्य में जिसका हमें पता ही नहीं था। तो मैं तो जो है खास तौर से मैं मेरे फेवरेट राइटर है उर्दू के कृष्णचंद्र, जिन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखी हैं, लेकिन उसके बाद अगर मैं किसी राइटर के सामने सर झुकाता हूँ वाकई, तो वह है विजय तेंदुलकर। जावेद साहब, आपने 55 साल हुए आपको मुंबई में, आपने मराठी सीखने की कोशिश की, आपको किसी ने एनकरेज किया मराठी सीखने के लिए? सर ये आपको बताओ, कहने को तो मैं मुंबई में था, लेकिन मैं एक वर्ड पंजाबी का नहीं जानता था जब मैं आया था, इसलिए कि मैं तो आया था यूपी से। जहां फिल्म इंडस्ट्री में मुझे पंजाबी आ गए, इसलिए कि मैं जहां काम कर रहा था वहां चारों तरफ पंजाबी लोग थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कैमरामैन, प्रोडक्शन मैनेजर, हर आदमी पंजाबी। तो मुझे पंजाबी बोलते थे। उस जमाने में हिंदी और पंजाबी चलती थी फिल्म इंडस्ट्री में, तो मुझे पंजाबी आ गई। अब कल मैं एक ऐसे माहौल में गया होता जहां लोग मराठी बोल रहे होते तो मैं मराठी सीख गया होता, लेकिन जहां मैं आया वहां पर पंजाबी थी। तो अब बताइए मैं भी क्या करता। तो अभी तो मैं गाने लिखता हूं तो उसमें पंजाबी लाइनें लिख लेता हूं मैं गानों में। आपने कई बार मेरे गानों में देखा हो पंजाबी लाइन, तो एक वर्ड मुझे नहीं आती थी। तो हुआ क्या कि आप लैंग्वेज वो सीखते हैं जो एक्सपोजर हो आपका। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, बेटा हम लोग एक उसमें बोल में रह रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। अब फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी भी नहीं रही, अब इंग्लिश और हिंदी। हिंदी तो थोड़ी सी डायलॉग बोलने पड़ते हैं, बाकी इंग्लिश। लेकिन अगर हम जरा सा बाहर निकलते हैं ना, तो हम देखते हैं कि मराठी क्या है, तब हमें पता चलता है। और मराठी जो है तुम लोग और तुम्हारे बच्चों को जरूर आनी चाहिए। लेकिन आपको मतलब समझता है कोई मराठी बोलेगा तो आपके समझ में आता है? नहीं, बहुत थोड़ी सी। मैं बताऊं, मुझे एक्सपोजर ही नहीं हुआ मराठी का। नहीं, आपका मराठी कल्चर के साथ तो कहीं से कुछ संबंध आया? आपको मराठी खाने पीने की ये कुछ तो मराठी नहीं, वो सब खाना पीना सब ठीक है, वो तो खाते हैं, और वो यहाँ का भी नहीं खाते, बल्कि अंदर इंटीरियर कोल्हापुर का भी खाते हैं, और भी जगहों पे मराठी एक नहीं, अलग अलग डिशेज है भाई। कोल्हापुर का खाना अलग है। अब मैं गया था कुछ दिनों पहले कोल्हापुर, वहाँ का खाना, बल्कि मैं तो कुछ लेके आया था पैक, मगर वो एक अलग बात है। होता यह है कि भाषा आप तभी सीखते हैं जब आपके चारों तरफ लोग बोल रहे हैं, तो आपको आ जाती है खुद ब खुद। तो हम जहां आए वहां चारों तरफ तो पंजाबी बोल रहे थे लोग। तो ये तो कभी जब मैं फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकलता हूँ, जो मेरे महाराष्ट्रियन दोस्त हैं,
तो उनसे एक एक्सपोजर कुछ मिल जाता है मुझे। मगर जो फिल्म इंडस्ट्री जहाँ मैंने अपनी पूरी उम्र गुजारी, बाहर तो अब निकलता हूँ, उस वक्त तो वहीं रहता था भाई, तो वहां पर तो पंजाबी और हिंदी या उर्दू समझो, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी जो, मगर ये मराठी से मुझे एक्सपोजर ही नहीं हुआ। ये तो मैं खुद ढूंढ के जब ये प्लेज वगैरह देखे, जब ये हमने दोस्तों से पोइट्री सुनी, तो अब वो भी पोइट्री भाई होता क्या, महीने में एक बार सुना देते हैं, हमें रोज आके थोड़ी सुनाते हैं, तो वो एक्सपोजर नहीं हुआ। जावेद साहब अभी गानों का जिक्र हुआ तो आपने तो मतलब एक लड़की को देखा जैसे बहुत अच्छे रोमांटिक गीत लिखे हैं, आप खुद रोमांटिक है, लेकिन अभी अनुराधा चोपड़ा से जो मुलाकात हुई थी, इंटरव्यू किया था, तो उस वक्त शबाना जी ने कहा था कि उनके चेहरे पे जो तिल है वो अभी आप कोरोना काल में ही देख पाए थे, 37 साल में नहीं देख पाए थे। तो हाँ, मैंने कहा कि भाई मेरा ध्यान तुम्हारी आंखों से हटे ही नहीं था, 20 साल तक तो मैं तुम्हारी आंखें ही देखता रहा। अब जब आंखों से जरा नीचे आया तो देखा, अरे ये तो फोटो के पास एक तिल है। नहीं, लेकिन 37 साल तक सिर्फ आंखें आंखें, अरे सिर्फ आंखें, आपने आंखें देखी जैसी है, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? सर, रोमांटिक माहौल की बात हो रही है, तो जैसे अभी जिक्र हुआ कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई एक लड़की होगी कि जिसे जो हर अपनी ज़िंदगी में चाहती हुई कोई ना कोई ये गाना उसके लिए गाए। तो हर गाने के पीछे एक कहानी होती है, हमें पता नहीं कि आप किस माहौल में वो सब लिखते हैं, तो हर एक गाने के पीछे कुछ कहानी होती है, अगर होती है तो हम सुनना चाहेंगे, स्पेशली इस गाने के बारे में। देखिए, इस कहानी के पीछे जो कहानी है वो न सुनिए तो अच्छा है, बढ़िया रोमांटिक कहानी। तो आप कहेंगे तो मैं सुना दूंगा, लेकिन आप बहुत डिसअपॉइंट होंगी, तो न सुनिए। ये प्रोफेशनल काम होते हैं। हम लोग एक पिक्चर सुनते हैं, साइन करते हैं, स्क्रिप्ट सुनते हैं, तो उसमें गानों की सिचुएशन ये है। कभी कभी होता है जो अब आप थोड़े सीनियर हैं, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी, तो आप ये कह भी सकते हैं कि एक काम करो, ये गाना यहाँ मत रखो, यहाँ रख लो, यहाँ ज़्यादा अच्छा बनेगा गाना। तो कभी मान लेते हैं डायरेक्टर, कभी नहीं मानते, नहीं गाना में तो गाना यही चाहिए, अच्छा ठीक है भाई वही रखो। तो हुआ क्या था कि जब ये स्क्रिप्ट हमने सुनी, हमारे दोस्त जो है विदु विनोद चोपड़ा, वो पिक्चर बना रहे थे, वही प्रोड्यूस कर रहे थे, वही डायरेक्ट कर रहे थे। तो जब स्क्रिप्ट सुनाई उन्होंने, ये सुनाई आर डी बर्मन के म्यूजिक रूम में, हम लोग सब मौजूद थे, आर डी जी थे, अनिल कपूर, फराह खान जो उसकी कोरियोग्राफर थी वो थी, जो संजय लीला बंसाली वो भी उस पिक्चर में इन्वॉल्व थे, असिस्ट कर रहे थे विदु विनोद चोपड़ा को, तो सब लोग हम थे। तो हमने सुनी, तो मैंने सजेस्ट किया कि देखो एक गाना यहाँ पे रखो जहाँ वो लड़का ढूंढ रहा है ना हीरोइन को, वहां। तो लोगों ने कहा यहाँ क्या गाना आएगा भाई, मिला ही नहीं है, अभी तो वो ढूंढ रहा है, एक झलक उसने देखी उसकी, वो बस में बैठी हुई थी, ना जानता है, ना नाम मालूम है, ना कोई उसे सही तरह से देखा है, तो एक झलक से क्या हो जाएगा, कैसे गाना बनेगा, यहाँ कोई रोमांस तो है नहीं इन लोग। तो मैंने कहा मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि यहाँ एक बहुत अच्छा गाना आ सकता है कि जहाँ वो इस लड़की को ढूंढ रहा है। तो पहले एक काम कीजिए कि आप गाना लिख लीजिए, अगर गाना अच्छा होगा तो हम रख लेंगे। तो तय पाया कि अच्छा आज क्या है, आज तो है मंडे, तो वेडनेसडे को मिलते हैं शाम को 4 बजे, तब तक आप कुछ लिखिए। मैंने कहा ठीक है, मैं अब सबसे बहस करके मैंने वो सिचुएशन पे कहा कि गाना होगा। बाहर निकला, कोई दूसरे काम आ गए, भूल ही गया। तो अब वो वेडनेसडे आ गया और मुझे 3:30 बजे फोन आया कि भाई 4 बजे शार्प पहुंच जाइएगा और बाकी लोग सब आ रहे हैं। और मैंने तो सोचा नहीं था कुछ। अब मुझे इतना एम्बैरेसमेंट हुआ कि ये मीटिंग तो मैंने बुलवाई थी और बहस तो मैंने की थी क्या गाना होना चाहिए, और मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तो मैं करूंगा क्या कहूंगा उन लोगों को, मैंने कुछ सोचा नहीं। तो मैं कार उस वक्त खुद ड्राइव करता था, छोड़ दिया ड्राइव करना, तो मैं जा रहा था, जूहू में थिएटर था लिडो जो अब नहीं रहा, उसके सामने से गुजर रहा था, मुझे वो जगह भी याद। तो मुझे एक आइडिया आया कि इस तरह अपनी इज्जत बचा सकता हूँ। मैं वहां पहुंचा, ये लोग सब बैठे थे। मैं देखो भाई, एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया, बहुत मेहनत से सोचा है मैंने, 2 दिन तक मैं सोचते ही रहा, तब इस नतीजे पे पहुंचा कि गाना हो सकता है सिर्फ सिमिलीज का,
और पहली लाइन होगी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अब फिर जैसे ये पूरा गाना ही। अब आप लोग को आइडिया पसंद हो तो मैं गाना लिखूं। तो ये सिर्फ बचने के लिए, अगर मैंने सोचा होता तो पता नहीं क्या लिखता। तो उन्होंने कहा कि आरडी ने कहा यार आइडिया तो अच्छा है, तुम एक काम करो, इसका पहला अंतर तुम ये लिख दो बैठ के। अच्छा, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं गाना जब लिखता हूँ तो 1 घंटे 1.5 घंटे में ज्यादा से ज्यादा, वरना 20 मिनट 25 मिनट में भी गाना हो जाता। तो मैं, ये लोग बात कर रहे थे, मैं कोने में बैठ के इसका पहला जो अंतरा है वो वही लिखा और मैंने उसे दिया। और वो तो जीनियस आदमी था, उसने लिया और गाने लगा बिना पॉज लिए। तो वही ट्यून आप सुनते हैं जो कि उसने बिना पॉज लिए गाया था, और वही शब्द है जो मैंने उस कोने में बैठ के वही लिखे थे। फिर 2 अंतरे ऐसे और लिख दिए। तो इसका रीजन जो है, इंस्पिरेशन ये है कि क्योंकि 2 दिन नहीं सोचा था तो मारे डर के ये ख्याल आया तो ये गाना बना। अब इसे लोग पता नहीं क्या क्या कहानियां बना लेते हैं, तो बनाते रहे। जावेद साहब, आखिरी सवाल, आप इंडस्ट्री में जब आए तब आपके पिताजी बहुत बड़े शायर थे, फिर भी आपको एक संघर्ष करना पड़ा बॉलीवुड में आने के लिए। आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्या उनको आपके उतना ही संघर्ष करना पड़ा कि उनका रास्ता नहीं, देखिए आसान उनका रास्ता एक तरह से आसान था, लेकिन इसके मतलब नहीं कि आसान नहीं था। ये इनको इतना आराम था कि इनके पास एक छत थी, 2 वक्त की रोटी थी, जो मेरे पास नहीं थी। मैं तो अपने बाप के घर में कुछ 5-6 दिन रहा, फिर मैं वॉकआउट कर गया और मैं अपने ऑन माय ओन था। तो मैं तो पार्क्स में भी सोया हूँ, रेलवे स्टेशन पे सोया हूँ, लोगों के पोर्च में सोया हूँ, फुटपाथ पे सोया हूँ। मैं 2-2.5 साल तो कमाल स्टूडियो जो होता था, नटराज स्टूडियो, उसके कंपाउंड में रहता था, पेड़ के नीचे सोता था। अभी भी वो लाइटमैन मौजूद है, वो लोग मौजूद हैं जो वहाँ काम करते थे, उन्होंने देखा था मुझे इस हाल में कॉरिडोर में सोते हुए। तो मैं भूखा रहा हूँ, कई दिन खाना नहीं मिले, ये भी हुआ है बहुत बार। तो मेरे बच्चों को कम से कम इतना ज़रूर सहूलत थी कि चलो भाई बाप ने कुछ ठीक ठाक काम कर लिया, कुछ हो गया, तो एक घर पे छत थी, 2 वक्त की रोटी थी उनके पास, कपड़ा था। लेकिन उनकी कामयाबी जो है वो आसान नहीं थी। वो जो बने हैं, हाँ, यह आसानी से उन्हें एक छत मिल गई थी, 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, खाना मिल जाता था, वो सच है। लेकिन जो कामयाबी है वो उनकी अपनी है। इसलिए कि एक दिन मेरे पास मेरा बेटा आया फरहान, और मुझसे कहने लगा कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, ये मेरी स्क्रिप्ट है, आप ये पढ़ लीजिए, देखिए कैसी है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा स्क्रिप्ट अच्छी तुम्हारी और बड़ी नई है, इसमें जो बातें हैं वो फिल्मी नहीं है बल्कि जिंदगी से ली हुई बातें हैं, तो अच्छी है। तो तुम क्या कहना कि मैं डायरेक्ट? मैंने कहा बेटा तुम डायरेक्ट करोगे तो इसमें काम कौन करेगा? 3 तो हीरो हैं यहाँ, 1 हीरो लोगों को नहीं मिलता, तुम 3 हीरो की पिक्चर बनाना चाह रहे। तो कह ले नहीं, वो मेरी बात हो गई है एक्टर से। किस एक्टर से बात हो गई? कल ले मेरी बात हो गई है आमिर से और सैफ से और अक्षय से। तो मैं कहा कि तुम्हें इन्होंने हाँ क्या किया है? कहला हाँ। तो मैंने कहा इसे प्रोड्यूस कौन करेगा? तो कहला मेरा दोस्त है, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, रितेश, वो करेगा। मैंने कहा तुम भी नए हो और तुम्हारा प्रोड्यूसर भी नया है, कैसे बनाओगे तुम लोग? नहीं, हम बना लेंगे। और उन्होंने पिक्चर बनाई। मुझे उसने तब बताया जब अपनी कास्ट फाइनल कर चुका था। उसके बहुत बरसों के बाद मुझे आमिर ने किस्सा सुनाया। आमिर ने कहा कि मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा हुआ था कि अभी 6 महीने मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं सुनूंगा, इसलिए कि अभी मैं ये जो काम कर रहा हूँ जब मैं ख़त्म कर लूँगा फिर 1-2 महीने रेस्ट करके फिर नई स्क्रिप्ट। इसलिए मैं शूटिंग कर रहा था, मेरे सेट पे एक लड़का आया, तो उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम सलमान अख्तर है, तो फरहान अख्तर है। जब उसने फरहान अख्तर अपना नाम लिया तो उसकी सूरत देख के और नाम देख के मैं समझ गया आपका बेटा है। तो मुझसे कह रहा है कि मैं आपको एक स्क्रिप्ट सुनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं तो अभी 6 महीने नहीं सुन रहा हूँ, आप मुझे 6 महीने बाद मिलिएगा। तो कहले वो चला गया। अब मैं इंतजार कर रहा था कि 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता आपका फोन आएगा, तो आप कहेंगे भाई वो जरा मेरे बेटी की स्क्रिप्ट सुन लो।
कह ले मगर आपका फोन आया नहीं। तो जब 10-15 दिन गुजर गए तो मुझे लगा कि इसने अपने बाप को बताया ही नहीं है, बाप को बताए बिना आया। कहीं इस बात से मुझ में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि ये कैसा लड़का है कि जब ये अपने फादर के कह सकता था कि जरा बात कर दीजिए आमिर खान से, इसने नहीं किया होगा, तभी तो उनका फोन नहीं आया। तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि जरा यार वो लड़के को बुलाओ, फरहान अख्तर को, मैं जरा सुनना चाहता हूँ कि ये क्या उसके लिए। तो मैं सेक्रेटरी बड़ा हैरान, कह रहे सर आप तो कह रहे 6 महीने, कह रहे नहीं मैं इसकी एंड ही केम, और उसने मुझे अपनी स्क्रिप्ट सुनाई और मैंने फौरन कह दिया कि आई डू इट, मुझे इतनी पसंद आई। तो सच्ची बात तो ये है कि अगर मैंने कहीं आमिर को फोन कर दिया होता या मेरे बेटे ने मुझे बताया होता कि मैं आमिर को लेना चाहता हूँ, आप बात कर दीजिए, तो शायद ये पिक्चर ही नहीं बन पाती। तो आमिर ने इसे इसलिए बुलाया कि मैंने फोन नहीं किया। इस लड़के ने अपने बाप से नहीं कहा और ये अपने ऑन आया है, तो इसमें कुछ दम तो है। जरा देखते हैं क्या लिखा है। जोया एक स्क्रिप्ट लेके 7 बरस घूमी है, जबकि भाई डायरेक्टर हो गया था, प्रोड्यूसर हो गया था, कामयाब हो गया था। ये 7 बरस तक उसको हीरो नहीं मिला पिक्चर, 7 ईयर्स। तो ऐसा आप समझें कि जो भी फिल्मों में घर में पैदा हो गया है उसको तो सब फूलों की सेज बनी हुई है, ऐसा नहीं है। उनको भी कोशिश और मेहनत करनी पड़ती है। कोई अपने बेटे को दे दे ब्रेक तो दे दे, हर एक के बेटे को, हर एक की बेटी को ब्रेक थोड़ी दे देगा। वो तो तभी देगा जब वो उन्हें इस काबिल समझेगा। और अपने बेटे को भी एक ही बार ब्रेक देगा, वो नहीं चलेगा दोबारा अपने बेटे को भी नहीं देगा। तो ये जो नेपोटिज्म वगैरह है ये बिल्कुल बेकार बात है। सर वो कौन सी फिल्म थी जो जोया करना चाहती थी? लक बाय चांस, जो अल्टीमेटली 7 बरस बाद उसको कास्ट मिली। आपको लेकिन इन दोनों में डायरेक्टर ज्यादा अच्छा कौन है, फरहान के जोया? देखिए साहब, ये पुराने जमाने में जैसे बोलते दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं, समझे। तो अब उसमें मैं कहाँ डिफ्रेंशिएट करूँ, दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे खुशी ये है कि कामयाब है दोनों, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि अच्छा काम करके कामयाब है और घटिया काम नहीं किया। गंदे डायलॉग, गंदे सीन, छोटे सीन, इस तरह के जिसमें घटिया बात हो, डबल मीनिंग हो, ये सब वो नहीं करते हैं। उनकी फिल्में बड़ी साफ सुथरी और डिग्निफाइड होती है, मुझे इसकी बहुत खुशी है। जावेद साहब, आपने लिखा था कि जो बात कहने से डरते हैं सब, वो बात तू लिख। ये आपने अपने आप को कहा है कि आप अपेक्षा रखते हैं कि दूसरा कोई ये लिखे? नहीं, दोनों ही बातें हैं। खुद इसलिए लिखा है कि ये बात सही समझता हूँ मैं, बाहर इसलिए सुनाया कि दूसरे भी सुन ले। अगर सिर्फ अपने लिए लिखा होता तो सुनाता क्यों किसी और को मैं। लेकिन अगर सिर्फ दूसरे को सुनाने के लिए लिखो तो कोई भी काम जो आप सिर्फ दूसरे के सुनाने के लिए करेंगे ना बात, उस बात में असर नहीं होगा जब तक आपका खुद उस पर विश्वास ना हो। जावेद साहब, प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले हम सब लोग वो कविता सुनना चाहते हैं आपसे। जो बात कहते हुए सब डरते हैं, तू वो बात लिख, ये वाली कविता। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जो रोजनामों डेली न्यूज़पेपर, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। और जितने भी तंग दायरे हैं सारे तोड़ दे, अब आग खुली फिजाओं में, अब कायनात लिख। पूरा यूनिवर्स को अपना समझ, उसके बारे में लिख। ये छोटे छोटे जो दायरे बनाए हुए हैं इनको तोड़ दो। ये जात पात धर्म, ये कास्ट क्रीड, ये सब दायरे तोड़ दो और पूरी यूनिवर्स को देख कर उस पर लिख। क्या बात है सर, शायद इससे आगे मैं कुछ ना कहूँ, यही बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें समय दिया और बहुत सारी बातें की। शायरी की बात हमारी रह गई है, लेकिन जैसे आपने कहा उसके लिए हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। थँक्यू सो मच सर। आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती वेळ झालेली आहे आत्ता इथेच थांबण्याची। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा ABP माझा।